नमस्कार दोस्तों, 8 PM में आपका स्वागत है। 3-4 बड़ी खबरें हैं जिन पे हम चर्चा करेंगे। सबसे बड़ी जो खबर है जिस पे हमारी सबकी दिलचस्पी है, क्योंकि हम हरियाणा के लोग राजनीति में कुछ ज़्यादा ही दिलचस्पी रखते हैं, वो ये खबर है कि हरियाणा सरकार के कई मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है, कई नए मंत्री शामिल हो सकते हैं। आज हम इसमें चर्चा करेंगे कि कुर्सी किनकी सेफ़ है। जिनकी सेफ़ है उनकी सेफ़ है, बाकी की अनसेफ है। तो आज हम इस पे चर्चा करेंगे। दूसरा जो विषय है जिस पे चर्चा आपसे करना है, जो लड़का संयुक्त किसान मोर्चा के जो नेता हैं उन्होंने पेश किया था, वो सोनीपत पुलिस की जांच में मुकर गया है। लेकिन इसमें बहुत सारे झोल हैं, बहुत सारी बातें हैं, बहुत अंदर की बातें हैं, उन पे हम चर्चा करेंगे। और तीसरा जो विषय है वो ये है कि जाट आरक्षण आंदोलन पर बनी एक फिल्म आ रही है 29 तारीख को। उसके डायरेक्टर से कल मैंने बड़ी लंबी चौड़ी मुलाकात की है, उसका वीडियो मैं जल्दी आपके सामने डाल दूंगा। जाट आरक्षण आंदोलन पर बनी फिल्म में आखिर क्या है जो हमारे लिए जानना जरूरी है, इस पे हम चर्चा करेंगे। और हम चर्चा करेंगे हिसार में एक बच्चे की मौत हो गई है और उसका जो जिम्मेदार है अस्पताल प्रशासन, किस तरह की लापरवाही सामने आई है और आप और हम सबको किस तरह इन डॉक्टरों के चंगुल से शिकार होने से बचना है, इस पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले चर्चा करते हैं कि किस किस मंत्री की कुर्सी सेफ है। देखिए दोस्तों, हम जो पत्रकार लोग जितनी भी खबरें छपती हैं, दिखती हैं, ये सारी खबरों में हम ये कयास लगाते हैं कि वो मंत्री बनने वाला है, ये मंत्री बनने वाला है, 10 लोकसभा क्षेत्र हैं तो एक एक मंत्री होना चाहिए। ये सब हमारे दिमाग के उपज होती हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। असल में मंत्री की कुर्सी उसको मिलती है जिसको मुख्यमंत्री चाहता है या उसका बहुत बड़ा जुगाड़ होता है। तो ये जो जिस आधार पे ये वो कयास हम लगाते हैं कि 10 लोकसभा क्षेत्र हैं उनमें से एक एक को मिलेगी या फलां बैलेंस बनाने के लिए, धिकड़ा बैलेंस बनाने के लिए, ऐसा कुछ नहीं होता। हरियाणा में जब भी सरकार चलती है, आज तक चलती आई हैं, मुख्यमंत्री की जो भी पसंद होता है वो कुर्सी हासिल करता है, या जिसका केंद्र सरकार में बढ़िया जुगाड़ होता है वो कुर्सी हासिल करता है। अब बात करते हैं मनोहर लाल खट्टर जी की। इस सरकार की मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के साथ ये सरकार चल रही है। 2 पार्ट हैं और 2 पार्टों के बीच में लोग हैं। एक पार्ट मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का है, दूसरा पार्ट दुष्यंत चौटाला जी का है। इस पार्ट पे ये सरकार चल रही है। और जैसे कहते हैं ना कि जो रेल के जो 2 पहिए जो पटरियां होती हैं वो साथ साथ चलती हैं लेकिन कभी मिलती नहीं, तो ये जो सरकार है करीबन करीबन वैसी ही है। क्योंकि इनका जो नेचर है दोनों पार्टियों का, इनके जो वर्कर्स हैं, इनके जो नेता हैं, वो उनका आपस में मिलता नहीं है, लेकिन मजबूरी है कि उनको साथ साथ रहना पड़ता है। हम इस वीडियो में आज चर्चा करते हैं कि किस किस मंत्री की कुर्सी सेफ है। देखिए दोस्तों, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की कुर्सी सेफ है, क्योंकि जब तक दुष्यंत चौटाला है उनकी कुर्सी कहीं नहीं जाने वाली है। दुष्यंत चौटाला जी की भी कुर्सी सेफ है। अनिल विज जी की कुर्सी सेफ है, लेकिन वो इसलिए नहीं है कि वो मुख्यमंत्री को पसंद है या नापसंद है। उनकी कुर्सी इसलिए सेफ है क्योंकि जो हरियाणा में बीजेपी में जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का जो एंटी धड़ा है उसका प्रतिनिधित्व विज जी करते हैं। उनकी अपनी एक पर्सनैलिटी है, उनकी अपनी एक छवि है, उनका अपना एक वजूद है, इस वजह से उनकी कुर्सी सुरक्षित है। जेपी दलाल जी की, कंवरपाल जी की कुर्सी बिल्कुल सेफ है, क्योंकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के दाएं और बाएं हाथ इनको आजकल माना जाता है। इनके जो काम हैं वो इस तरह के हैं। रणजीत सिंह चौटाला जी की कुर्सी बिल्कुल सेफ है, क्योंकि उन्होंने एक निर्दलीय के रूप में चुनाव जीता। उसके बाद वो इकलौते ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सरकार से किसी भी प्रकार का मोलभाव नहीं किया कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। वो सीधा शामिल हुए और बीजेपी को उनकी ये लॉयल्टी पसंद आई, इसलिए उनकी कुर्सी सेफ है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से उनकी बहुत अच्छी बनती है। हरियाणा में कुल 12 सीएम को मिला के अभी 12 हैं, 2 की जगह खाली है। लेकिन जो विनोद तावड़े हैं, जो महाराष्ट्र के प्रभारी हैं, वो बहुत जुगाड़ू और बहुत ही तेज़ तर्रार नेता हैं और अपने आप को चाणक्य की जैसी छवि उनकी बनाई हुई है वहाँ महाराष्ट्र में लोगों ने। हालांकि वो उनके जो कार्यशैली है वो अनिल विज जी से ज़्यादा मिलती है, क्योंकि वो अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं। इवन जो वो महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री थे तो अपनी खुद की डिग्रियों को लेकर भी वो चर्चा में रहे थे। उन पर तरह तरह के आरोप हैं, लेकिन फ़िलहाल उनको परफॉर्मिंग के रूप में हरियाणा उनको मिला है और वो हरियाणा में कुछ खास परफॉर्मेंस दिखाना चाहते हैं। 3-4 दिन से वो अलग अलग लोगों से मिले, 90 विधायकों से मिले, उनके अंदर की बात जानने की कोशिश की। तो ऐसा सामने आया है कि इस सरकार में रिफॉर्म की ज़रूरत है, बदलाव की ज़रूरत है। और इस बदलाव में क्या होता है, जब किसी भी प्रकार के रिफॉर्म की ज़रूरत होती है तो मंत्रियों के या तो विभाग बदले जाते हैं या मंत्री ही बदले जाते हैं। अब 2 मंत्रियों की जगह खाली है तो जेजेपी कोटे से एक नया मंत्री बनना है।
मुझे लगता है कि दुष्यंत चौटाला को अब समय आ गया है जब दुष्यंत चौटाला अपनी परफॉर्मेंस पे भी ध्यान देंगे या बीजेपी का उन पे दबाव होगा, क्योंकि ऐसा सुनने में ऐसी चर्चाएं हैं कि इस सरकार में बैलेंस नहीं बन रहा है। दुष्यंत चौटाला जी के पास काफ़ी लंबे चौड़े विभाग हैं और ऐसे विभाग हैं जिनका जनता से सीधा जुड़ाव है। पंचायत है, उसका जनता से सीधा जुड़ाव है, लेकिन जो बीजेपी के नेता हैं उनको तरफ से फीडबैक आया है कि वो वहाँ तो उनकी चलती नहीं, कुछ भी मानते नहीं है। इसी तरीके से उन पे आरोप लगाते हैं। तो बैलेंस बनाने के लिए हो सकता है कि दुष्यंत चौटाला जी अपने जो विभाग हैं, कुछ जो बाकी मंत्री बनेंगे उनमें से बांटेंगे। खासकर जो जेजेपी कोटे से एक और विधायक बनना है और जिसके पूरे कयास हैं कि वो जो विधायक जो मंत्री बनना वो देवेंद्र बबली हो सकता है। हालांकि ईश्वर सिंह का नाम भी चल रहा है, दादा गौतम को तो वो बनाएंगे नहीं, तो और दूसरे जो भी बनेंगे हो सकता है कि एक दो को और एडजस्ट करने के लिए अनूप धानक को वो एक बार कहें कि आप अभी फ़िलहाल आराम करें। ऐसा हो सकता है क्योंकि वो तो उनके घर के आदमी हैं, वो मंत्री ना रहेंगे तब भी मंत्री ही हैं। तो जेजेपी से भी 2 नए मंत्री सामने आ सकते हैं, एक वापस लिया जा सकता है। हालांकि दुष्यंत चौटाला को ये तय करना है और ये उनका विशेषाधिकार है और मौका मिला हुआ है उनको इस अधिकार का, तो वो अपना इस्तेमाल करेंगे। अब बात करते हैं बीजेपी के मंत्रियों की। जितने भी मैंने नाम लिए हैं, इसके अलावा कुछ मंत्री और भी हैं हरियाणा में जिनको उनके हलके से बाहर शायद ही लोग जानते होंगे। उनको नॉन परफॉर्मर के रूप में चुना गया है या उनकी भूमिका जो नॉन परफॉर्मर के रूप में आ रही है, उनमें से मूलचंद शर्मा जी का नाम सामने आ रहा है, बनवारी लाल जी का नाम सामने आ रहा है, ओम प्रकाश यादव जी का नाम सामने आ रहा है, कमलेश ढांडा जी का नाम सामने आ रहा है और संदीप सिंह जी का नाम सामने आ रहा है। तो ये सारे वो लोग हैं जिनके ये कयास चलते रहते हैं कि इनको बदला जा सकता है या इनकी जो पर कतरे जा सकते हैं, इनको घर बैठाया जा सकता है। लेकिन सच्चाई ये है कि मंत्रिमंडल विस्तार में, मंत्रिमंडल बदले जाने में सबसे ज़्यादा जिस व्यक्ति की चलती है वो होता है मुख्यमंत्री। और मुख्यमंत्री जिसको चाहे उसको रख लेता है और जिसको चाहे उसको घर बैठा सकता है। तो अब देखते हैं कि मनोहर लाल जी इस जो परफॉर्मेंस है इसके नाम पे किसके पर कतरते हैं और किसको नया शामिल कर सकते हैं। लेकिन जिनकी सेफ है उनमें मुझे किसी प्रकार का खतरा नहीं लग रहा है। अब देखते हैं किसकी लॉटरी लगती है और किसकी लॉटरी बंद होती है। और दूसरी जो खबर है उस पर जो चर्चा है दोस्तों कि सोनीपत का एक लड़का, आपको याद है कल रात को पकड़ा था किसान नेताओं ने, उस लड़के को सोनीपत पुलिस को सौंपा गया है। सोनीपत पुलिस ने चंद घंटों में बड़ी तेज़ी दिखाते हुए उस लड़के के मुंह से यह कहलवा दिया कि सारा मामला फर्जी है, किसान नेताओं ने ज़बरदस्ती ऐसे कराया था। अब बीजेपी किससे जुड़े हुए लोग हैं, बीजेपी सेंटिमेंट्स के जो लोग हैं, किसान आंदोलन के विरोधी जो लोग हैं, वो अब इस खबर को बहुत तेज़ी से चला रहे हैं। और उधर से किसान नेता अपने गणतंत्र दिवस पे जो ट्रैक्टर परेड है उसकी तैयारियों में जुटे हुए हैं। हालांकि अगर आप पूरे इस एपिसोड को देखें तो 2 बात हैं। मैं हरियाणा पुलिस की कार्यप्रणाली के बारे में आपको याद दिलाना चाहता हूं। हरियाणा पुलिस चाहे तो पत्थर से भी हाँ भरवा सकती है और पत्थर से भी ना करवा सकती है। मुझे इसके बारे में थोड़ा इसलिए ज़्यादा पता है क्योंकि मेरी जो दादाजी इस पुलिस में रहे हैं लंबे समय तक और मेरे जो पिताजी हैं, हमारे जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है वो पूरी पुलिस की है। 4 लोग पुलिस में बड़े बड़े पदों पे रहे हैं। तो हरियाणा पुलिस कम से कम इस मामले में मैं उन पे भरोसा नहीं कर सकता हूँ। इसके कारण है क्योंकि हरियाणा में जो पुलिस है उसको कभी भी नेताओं ने अपने हाथ से जाने नहीं दिया। पुलिस हरियाणा में राजनेताओं की कठपुतलियाँ रही हैं और पुलिस को हमेशा दबाव में ही काम करना पड़ा है। तो इसलिए हरियाणा पुलिस पे भरोसा नहीं किया जाता है। हालांकि योगेश की मां का आप वीडियो सोशल मीडिया पे आपने देख लिया होगा। योगेश पुलिस के बयान में कह रहा है कि वो 19 तारीख को घर से निकला था। योगेश की मां कह रही है कि वो 20 तारीख को घर से निकला था। योगेश कह रहा है कि वो अपने मामा के घर गया था क्योंकि उनके मामा के बच्चा हुआ था मम्मी को। उसकी माँ कह रही है कि उसके भाई की तो कई साल पहले मौत हो चुकी है, कोई बच्चा उच्चा हुआ ही नहीं। तो ये सब बताने के लिए काफ़ी है कि ये मामला कितना है और इस मामले में कितने झोल हैं। हालांकि आंदोलन में हिंसा ना हो, ये हम सब के लिए, हमारे देश के लिए, सबके हित में है। क्योंकि जो परिवारों में से जो लोग हिंसा के शिकार होते हैं उनके परिवारों का दर्द कोई नहीं बांट सकता है। चाहे आंदोलन सफल हो विफल हो, लेकिन जो लोग चले जाते हैं उनका दर्द कोई नहीं बांट सकता है। कितने सारे किसान अभी तक की जान गंवा चुके हैं और कितने ही परिवारों को इसका खामियाजा उठाना पड़ा है। तो आने वाले समय में ये आंदोलन अहिंसक रूप से जैसे भी ख़त्म हो जाए,
किसान खुशी खुशी घर लौटें, अन्नदाता इसी में हम सबका भला है। और ट्रैक्टर दिवस की जो परेड की जो तैयारियां हैं बहुत बढ़िया चल रही हैं। तो किसी भी रोड पे आप चले जाइए, ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर आपको दिखाई देंगे, तो उनसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस स्तर पे तैयारी है। हरियाणा में गुरनाम सिंह चडोनी ने घोषणा की है कि हरियाणा में कोई भी मंत्री आराम से तिरंगा फहराएं, उनको कोई किस्म की दिक्कत नहीं है। उनका फोकस गणतंत्र दिवस की परेड पे है। इसकी हरियाणा पुलिस ने भी इससे राहत की सांस ली होगी। एक फिल्म आ रही है दोस्तों, उसका नाम है चीरहरण। रोहतक का ही एक युवा साथी है कुलदीप रूहिल, उसने वो फिल्म बनाई है। 2016 में आपको याद होगा कि हरियाणा जल उठा था। जाट आरक्षण आंदोलन की आड़ में जो हिंसा हुई है, वो हिंसा किसने कराई थी, इसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है सब। लेकिन ये सच है कि उस आरक्षण आंदोलन ने हरियाणा का जो भाईचारा था उसको तार तार करके रख दिया था, उसको बिल्कुल ख़त्म करके रख दिया था। और उस भाईचारे की जो विनाश है, जो कांड था, उसके ऊपर ये फिल्म बनाई है। डॉक्यूमेंट्री फिल्म है। मैंने कल उसका प्रीमियर देखा था, बहुत मेहनत की है। कुलदीप रूहिल जिससे बातचीत है वो मैं आपको कल सुनवा दूंगा। वीडियो उसका तैयार हो रहा है, एडिटिंग का वर्क उस पर चल रहा है। उस वीडियो में आप जानेंगे कि इस पीछे की कहानी क्या है, कैसे ये फिल्म तैयार हुई है। 29 तारीख को सिनेमाघरों में आएगी, आप इसको सुन सकते हैं। इंटरव्यू में मैंने 2 चीज़ों की कमियां इसमें हैं। इसमें राजकुमार सैनी जी का कोई पक्ष नहीं लिया गया है और इसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कोई पक्ष नहीं लिया गया है। ये सच्चाई है कि उन्होंने जो उनका कार्यकाल था उसके अंतिम वर्ष में जाट आरक्षण दिया था उन्होंने। बाकी के 9 साल वो खाली क्यों बैठे रहे, ये सोचने समझने की बात है। मैंने कुलदीप रोहिल जी से इसका जवाब पूछा तो उन्होंने कहा था कि उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा से समय मांगा था, उन्होंने समय दिया भी। लेकिन जब इंटरव्यू का जो लास्ट क्वेश्चन था वो यही था कि आपने 9 साल क्यों नहीं दिया, तो इसके बाद हुड्डा उखड़ गए और उन्होंने अपनी जो परमिशन है इंटरव्यू दिखाने की वो वापस ले ली, तो इस वजह से नहीं दिखा पाए। लेकिन इस बात से ये तय हो जाता है कि जाट आरक्षण आंदोलन के ऐसे कई पहलू हैं जिनको पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा सामने नहीं आने देना चाहते हैं। ये फिल्म इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है। राजकुमार सैनी जी भी ऐसे दूसरे शख्स हैं जिन्होंने कुलदीप रोहिल को 4 बार मिलने का समय दिया लेकिन आए नहीं और उनके काफ़ी रुपए खर्च करवा दिए, क्योंकि पूरा क्रू ताम झाम जाती है फिल्म बनाने के लिए, तो वो मिले नहीं। ये 2 लोग इनके जिनको मैं कहूँगा कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। इन दोनों का पक्ष सामने नहीं आ पाया, ये अफसोसजनक है, लेकिन समझने की ज़रूरत है। तीसरा, इस फिल्म में एक बहुत महत्वपूर्ण, मैं कहूँगा कि इसके लिए कुलदीप रोहिल को बहुत साधुवाद दूंगा, मुरथल गैंग रेप का जो षड्यंत्र हरियाणा प्रदेश के माथे पे कलंक के तौर पर रचा गया था, उसकी पूरी कहानी को उन्होंने एक बेहतरीन जर्नलिस्ट की तरह उसकी बगिया उधेड़ के रख दी है। और उसको इसलिए हमें देखना चाहिए कि जो आजकल हम सब फेक न्यूज़ के बाउंडर में फंसे जा रहे हैं, उसके पीछे क्या रीजन होते हैं, उसके पीछे क्या साजिशें होती हैं, उसको समझने के लिए भी आपको ये फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए। चीरहरण नाम है इस फिल्म का और 29 तारीख से ये देश के सिनेमाघरों में लगेगी। आप इसको ज़रूर समझिए और इस फिल्म को इस रूप में भी समझिए कि जिन लोगों के परिवारों के बच्चे शहीद हुए हैं, जिन लोगों की मौतें हुई हैं, उनमें ख़ास बात यह है कि केवल जाट एक समुदाय से नहीं थे, बहुत सारे दूसरे समुदाय के लोगों की जानें भी गई हैं जिनका इस आंदोलन से कोई संबंध नहीं था। उन लोगों की पीड़ा अगर आप इस फिल्म में देखेंगे तो पता लगेगा कि आंदोलनों में जब भी हिंसा होती है तो उसका दर्द किन लोगों को मिलता है और उस दर्द की जो सीमा है वो क्या होती है। इसलिए ये फिल्म आप ज़रूर देखें। सबसे अंतिम मैं एक चर्चा करना चाहूँगा दोस्तों, हिसार में एक हॉस्पिटल है, मान आई हॉस्पिटल। बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, 2 चीज़ों की हरियाणा में कोई कमी नहीं है, हॉस्पिटलों की और स्कूलों की, और दोनों की छवि आपको अच्छे से पता है। इसमें एक बच्चा दाखिल हुआ था, उसकी आँख के भैंगेपन का ऑपरेशन था। इतना छोटा ऑपरेशन होता है कि आँख की सर्जरी का सबसे छोटा ऑपरेशन होता है। बिल्कुल स्वस्थ बच्चा था लेकिन वो उस ऑपरेशन के दौरान उसकी मौत हो गई। जो कारण सामने आ रहे हैं वो ये हैं कि एंथीसिसिया जो बेहोश करने की दवाई होती है उसकी डोज ज़्यादा दे दी डॉक्टरों ने, और उसका बड़ा कारण ये था कि एक्सपर्ट नहीं बुला रखा था। होता यह है कि एंथीसिसिया के डॉक्टर तो बहुत कम हैं, तो ये डॉक्टर छोटे मोटे ऑपरेशनों में डोज अपने हिसाब से दे के एंथीसिसिया डॉक्टर के पैसे बचा लेते हैं। पैनल पे होते हैं, एक सिस्टम इन्होंने डेवलप कर रखा है अपना। तो उस बच्चे की जान चली गई है।
इस जो पूरी घटना है, इससे हमें एक सबक मिलता है कि भगवान ना करे घर में कोई बीमार हो, रिश्तेदार बीमार हो, लेकिन ज़िंदगी है, ये से कम होंगे। हॉस्पिटलों में जाने से पहले, ऑपरेशन से पहले अपनी पूरी तसल्ली कर लें आप कि जो एनेस्थीसिया के डॉक्टर हैं, जो इक्विपमेंट हैं, मशीनें हैं, जो सर्जरी करने वाला डॉक्टर है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसे है। आजकल तो सुनने में आया है कि हॉस्पिटलों में एक टारगेट देते हैं डॉक्टर इनको कि इतने ऑपरेशन तो आपको हमारे महीने में करने ही करने हैं। ऐसे डॉक्टरों से बच कर रहें। ये जो डॉक्टर हैं, ये समाज के असली दुश्मन हैं। अच्छे डॉक्टर भी हैं, उनके पास जाएं, लेकिन किसी पे भरोसा ना करें। अगर सर्जरी की नौबत आई, कम से कम 4-5 डॉक्टरों से आप ओपिनियन ले। एज ए जर्नलिस्ट और एज ए दोस्त मेरी ये सलाह है। मैंने ऐसा कई बार देखा है कि एक मित्र की माँ का ऑपरेशन बता दिया कि बच्चेदानी निकाल ली है। हमने 2 डॉक्टरों से, बाकी से एक्सपर्ट से कंसल्ट किया तो पता चला कि इसकी ज़रूरत ही नहीं है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितने बड़े स्तर का रैकेट है। लेकिन जब हम बीमार होते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हमें इस तरह की पड़ताल करनी है। ज़रूर करें। दोस्तों, ये 3-4 खबरें इन पे चर्चा करनी थी। 8 PM में हम रोज़ाना मिलते हैं, चर्चा करते हैं। आप लोग इसको पसंद करते हैं, आपका फीडबैक अच्छा मिलता है। कमेंट करके अपनी बात मुझे ज़रूर रखा करें। अगर कंटेंट पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते रहेंगे। 3 बजे का जो वीडियो है वो देखना ना भूलें। वो हरियाणा की राजनीतिक समझ को विकसित करने में एक बड़ी भूमिका निभाएगा, उसको ज़रूर देखें। नमस्कार दोस्तों।